हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का सीरीज़ यहाँ पर चला रहे हैं। तो हिस्ट्री क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर है जो कि है चैप्टर 11। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक स्टडी कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 11 यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर 11 है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिर से छोटी सी कहानी दी गई है, मरुदसामी की कहानी, मरुदसामी और लौह स्तंभ। मरुदसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुदसामी कभी नहीं भूल पाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है धातु विज्ञान। अब धातु विज्ञान क्या है? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पकार थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। तो यहाँ क्या बताया गया है कि हड़प्पा के जो निवासी थे, हड़प्पा जिसके बारे में हम लोगों ने पहले के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ के निवासी एक कुशल शिल्पकार थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म का ज्ञान था। ठीक है, वो तांबे का धातु कर्म करते थे, तांबे को पिघला करके उसकी चीज़ें बनाते थे। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तांबे और टीन को मिलाकर उन्होंने क्या बनाया था? कांसा बनाया था, है ना। कांसे की वस्तुएं वो बनाते थे, किसको? तांबे और टीन को मिलाकर। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। तो जो हड़प्पावासी के उत्तराधिकारी थे, उसकी आने वाली पीढ़ी थी, वो लौह युग से संबद्ध थे, है ना। यानी जो जब हड़प्पा काल जब चल रहा था तो वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो उनके जो पीढ़ी आगे बढ़ती गई तो वो लोहे से परिचित होती गई, फिर वो लोहे के काम करने लगे, लोहे का धातु कर्म करने लगे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, उस समय की बात है। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस तरह के लोहे उस समय धातु कर्म किए जाते थे। अब है लौह स्तंभ। लौह स्तंभ क्या है? महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ठीक है, जो चंद्रगुप्त नाम के शासक हम लोगों ने पढ़ा था, उन्हीं से इसका संबंध माना जाता है। आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो सोचिए क्या बेहतरीन नमूना है ये लौह स्तंभ का कि आज भी इसमें कोई जंग नहीं लगा है। अब है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकार की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। तो स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। तो जितने भी स्तूप होते हैं उनके अंदर एक छोटे से डिब्बे में उनके अवशेष रखे जाते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? धातु मंजूषा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए धातु मंजूषा क्या है तो आप लोग याद रखिएगा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 में अमरावती ढूंढो। आप लोग देख लीजिएगा मानचित्र 7 में अमरावती कहाँ पर है। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफा बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों से सजाया जाता था। ठीक है,
अब है, कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों से सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है, गर्भगृह है, जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्तियाँ रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसकी काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ठीक है, भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था। तो ये मंडप के बारे में भी याद रखिएगा। मंडप क्या है? मंदिर के बाहरी हिस्से में क्या एक सभागार की तरह एक मंडप का निर्माण किया जाता था, जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। तो ऊपर एक चित्र दिया गया है ना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ठीक है, सांची का महान स्तूप, मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक है, तो ये कई कालों में धीरे धीरे ये बन करके पूरी तरह से तैयार होते थे और भी कालों में कुछ कुछ बातें इसमें जोड़ी जाती थी। अब बाएं क्या है? अमरावती की एक शिल्प कृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। तो ये जो है, ठीक है, अमरावती की एक शिल्प कृति है ये। अब यहाँ पर दिया गया है बाएं ऊपर, है ना, ऊपर इसके बारे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। अब दाएं में क्या है? दाएं में है एक, दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एक एकाश्मिक मंदिर। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पर्वतों को तराश कर बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर यहाँ पे दिखाए गए हैं वो एक ही पहाड़ को, एक ही चट्टान को तराश करके इसको बनाया जाता था। तराश करके ये पूरा एक ही चट्टान रहा होगा, जिसे काट कर, हथियारों से काट कर, औजारों से काट कर एक मंदिर का निर्माण किया गया है। विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उससे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ठीक है, तो जब चट्टानों को तराश करके बनाते हैं, आप इस मंदिर को देख सकते हैं, तो वो ऊपर से तराशते हुए नीचे की ओर आते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन का समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो कितनी सुंदर सुंदर उस समय की मूर्ति कला और ये मंदिर कला विकसित थी। अब है मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों से पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये सभी मंदिर जो हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिनको चट्टानों से तराश कर बनाया गया है। अब है स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। ठीक है, फिर है उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोद कर इससे 2 मंजिला इमारत बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। तो कितना सुंदर ये चट्टानों को काटकर इन गुफाओं को, इन रहने लायक स्थानों को बनाया गया है। अब नीचे क्या दिया गया है? नीचे दिया गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति के चित्र, ये वाला जो है। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार की गुफाएं खोदाई की गई होगी? तो यहाँ पर एक चित्र द्वारा बताया गया है कि गुफाओं की खुदाई लोग किस तरह से करते थे। अब है इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों
के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल होते थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों में खुदे हैं। इसलिए जब तुम इस स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। अब है चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इस महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर चित्र उस समय गुफाओं के अंदर बनाए गए थे, जबकि उस समय गुफाओं में अंधेरा होता था। तो मशाल की रोशनी में इस तरह के इतने सुंदर चित्रों को बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन सुंदर नक्काशियों को देखो। ठीक है, यहाँ दिया गया कि अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। अब है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम की रचना इलांगो नाम के कवि ने की थी। इसको याद रखिएगा, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिलप्पादिकारम को याद रखिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध महाकाव्य सिलप्पादिकारम की रचना इलांगो नाम के कवि ने की थी। किसने की थी? इलांगो। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। तो ये कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। इसमें वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वह पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर झूठी आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। फिर एक कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो ये है सिलप्पादिकारम की कहानी। सिलप्पादिकारम से लिया गया एक वर्णन। तो इस वर्णन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट करके पाठ को जोड़ पाएंगे, सिलप्पादिकारम को याद रख पाएंगे। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई। तो ये मणिमेखलई को भी याद रखिएगा। इसको करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। तो मणिमेखलई को सत्यनार द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो ये कोवलन और माधवी की बेटी की इसमें कहानी दी गई है। ये उसका सेकेंड पार्ट है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। तो 1400 साल पहले ये लिखी गई थी, लेकिन वो बाद में खो गई थी। तो अभी करीब 100 साल पहले ही ये फिर से मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा, संस्कृत में लिखते थे। कालिदास संस्कृत भाषा में लेखन कार्य करते थे। मेघदूत का एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। अब है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। ठीक है, प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों को पुराण का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चों ने इन कहानियाँ सुनी होगी, इससे परिचित होंगे। महाभारत जो है कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। तो महाभारत की कहानी आप लोगों ने सुनी और है ना, टीवी में देखी भी होंगी। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई।
माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था, महर्षि व्यास ने। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, तो भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था। उनके पिता ने वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दे दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्र में दर्शाई जाती थी। एक कहानी इसके आगे यहाँ पर दी गई है, आप लोग चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। बंदर राजा की कहानी। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब है विज्ञान की पुस्तकें। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखी थी। गणित तथा खगोल शास्त्री थे। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा था कि दिन और रात क्यों होते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काट रहा है, गोल घूम रहा है, इस वजह से दिन और रात होते हैं। जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। तो इतने 100 साल पहले उन्होंने इस बात को का पता लगा लिया था और अपनी पुस्तक में इस बात को उन्होंने लिखा था। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी। तो वृत्त की परिधि मापने की विधि उन्होंने ही ढूंढी थी, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इसके बारे में और पता लगाएं। तो वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य भी हमारे देश के प्राचीन वैज्ञानिक रह चुके हैं। तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने प्राचीन समय में बहुत सारे खोज किए जिन्हें प्रामाणिक रूप उस समय वो नहीं दे पाए पूरे विश्व के लिए, और उन्हीं खोजों को बाद में दूसरे पश्चिम के वैज्ञानिकों ने प्रामाणिक रूप दे दिया। और आज बहुत सारे खोज जो है उनके नाम से पेटेंट हैं, जिसकी खोज हमारे आचार्यों ने, हमारे आदि पुरुषों ने पहले ही कर चुके थे। अब है शून्य। अंक का प्रयोग सब पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की तरह यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। ये जो शून्य की खोज थी वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। शून्य का प्रयोग है ना, भारत में ही हुआ था। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में सोचिए, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। शल्य चिकित्सा यानी जो ऑपरेशन किए जाते हैं, बेहोश करके जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनको शल्य चिकित्सा कहते हैं। तो उनके बारे में उन्होंने डिटेल्स लिखा है सुश्रुत संहिता में, सैकड़ों साल पहले। सोचिए कितने डेवलप्ड उनकी सोच रही, उनके बुद्धि कौशल को सोचिए। अब है अन्यत्र, यानी कि भारत से बाहर की बात। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। तो कागज़ का आविष्कार किसने किया था? काई लुन ने 1900 साल पहले चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाया, उसे पानी में भिगो दिया, फिर उसकी लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले तक यह कोरिया पहुंची। इसके तुरंत बाद यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी
बगदाद से ही आई। ठीक है, यानी कि भारत में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से आई। अब उपयोगी शब्द पढ़ लीजिए। स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, ये सब इसके नए शब्द हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर दी हुई हैं। स्तूप के निर्माण की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले। ठीक है, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ, भीतर गांव का मंदिर और अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट लगभग 1500 साल पहले, और है दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी। तो ये हमारा लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि तिथियों पर एक नज़र। तिथियों के बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है कि इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं, प्रक्रियाओं, होने की अनुमति, तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होंगे उनमें तिथियां अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी तिथियां दी हुई हैं उसमें करीब करीब या लगभग ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ है, यानी कि एकदम सटीक डेट इसमें नहीं दिया गया है, ये लगभग इसमें तिथियाँ दी हुई है। जैसा कि पूरा पाषाण युग अध्याय 2 में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई, यानी लाखों वर्ष पहले, उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है। मेहरगढ़ जो कि इम्पोर्टेंट टर्म है, ये मेहरगढ़ का नाम आप लोग याद रखिए, में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत लगभग 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, 6000 ईसा पूर्व, यानी सन 0 से लेकर के 6000 साल पहले की बात यहाँ पर लगभग में दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर लगभग में दी हुई है। तो ये सभी डेट के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आप लोग इसका अवलोकन कर लीजिएगा। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व, ईस्वी से 321 साल पहले। कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात का पर एक मत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं है। तो कई सारी तिथियों को अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने अलग अलग तिथियों से संबद्ध किया है, इसलिए कई राजाओं तथा उनसे संबद्ध चीज़ों को अलग अलग तिथियों में अलग अलग पुस्तकों में दर्शाया जाता है। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये भारत का एक राजनीतिक मानचित्र दिया गया है, इसका भी अवलोकन आप अपने NCERT के PDF फाइल से या फिर अपने बुक से आप लोग कर लीजिएगा। तो आज हमारा ये क्लास 6 का ये चैप्टर यहाँ पर और क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोगों ने क्लास 6 हिस्ट्री NCERT यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।